हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमें यहाँ दो शब्द देखने को मिलते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोनों में काफ़ी अंतर है, तो हम समझते हैं इन चीज़ों को, और ईसीजी क्या होता है इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ईसीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हालांकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अलग होता है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की डेफिनेशन की बात करें कि इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो एक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिकल, यानी कि वेव्स के रूप में या फिर ग्राफिकल के रूप में रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है ईसीजी। अगर हम हिंदी में भी देखें कि हृदय भित्ति में होने वाले विद्युत परिवर्तनों का तरंगों के रूप में रिकॉर्डिंग, यानी कि तरंगों के रूप में जो रिकॉर्ड किया जाता है वही क्या कहलाता है ईसीजी कहलाता है। यही है ईसीजी। देखो, इस प्रकार की वेवलेंथ यूँ जाती ऊपर जाके फिर इस प्रकार का जब दर्शाया जाता है तो मनुष्य जिंदा है, लेकिन जब ये वेव सीधी जाती है तो मनुष्य के दर्शाया जाता है कि वो मनुष्य मर गया है या फिर मर चुका है। अब हम ये तो चीज़ देखी हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के विद्युत आवेग को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक चीज़ और देख सुनने को मिलता है हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जो यह एक ऐसी मशीन है जो ईसीजी को बनाने या इसके मापन है तो इसका उपयोग होता है, यानी कि एक ऐसी मशीन जो ईसीजी को बनाती है या फिर इसको मापने का काम करती है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हम आगे देखें कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे होती है, क्योंकि ईसीजी तभी उपयोग में आता है। अब हम यहाँ पर देखें कि कोई भी जो सेल होती है, जैसे कि हम हार्ट की सेल की बात करें तो हार्ट की सेल ब्रांचेज और इंटरकेलर डिस्क पाई जाती है इसमें। तो इसमें यहाँ पर जैसे ही सोडियम आता है तो ये कैसे हो जाती है, हार्ट की जो सेल होती है, वैसे हमने इस चीज़ को समझा हुआ है कि जो हार्ट में जो सेल पाई जाती है ऑटो एक्साइटेबल सेल होती है। हाँ, उनमें स्वयं में क्या होता है सोडियम आता है, और जैसे ही सोडियम आता है तो ये कैसे हो जाती है सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि संकुचित होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इसका जैसे ही सेल में, यानी कि जो मसल्स है, सॉरी ये मसल्स है, ये हार्ट मसल्स है, हार्ट मसल में जैसे ही सोडियम आता है, सोडियम आने पर क्या होता है कि ये क्या होती है कॉन्टैक्ट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं सिस्टोल कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इसका डीपोलराइजेशन कहलाता है, यानी कि एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड सेल, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है सोडियम एंट्री करता है। तो ये सेल कैसे हो जाती है, यहाँ पर बड़ी रहती है, यानी कि मसल से जो बड़ी होती है वो यहाँ पर कैसे हो जाती है छोटी हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर कैसे हो गई है मसल्स छोटी हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर सिस्टोल बोलेंगे या फिर इसका क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा कि जैसे ही सोडियम आता है तो ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके द्वारा क्या होता है ईआर से कैल्शियम रिलीज होता है, और कैल्शियम के माध्यम से क्या होता है सोडियम आउट होता है। सोडियम जैसे ही बाहर होगा तो क्या होगा, वापस रिलैक्स होती है सेल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन बोलेंगे रीपोलराइजेशन या फिर रिलैक्सिन या फिर डायस्टोल जिसे अपन कहते हैं। इस प्रकार से हार्ट की सेल कॉन्टैक्ट होती है और यानी कि संकुचित होती है। सिस्टोल कॉन्टैक्ट को हम सिस्टोल बोल सकते हैं,
और उधर हम रिलैक्स होती है, जिसे पर हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन या फिर डायस्टोल या फिर रिलैक्शन मसल्स के। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सोडियम आता है तो सेल कांटेक्ट होती है, सिस्टोल होती है, और पोटेशियम आउट होते हुए सेल रिलैक्स हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट हम देखें कि इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है हार्ट में, ये चार एक्टिविटी देखने को मिलती है हमें, क्योंकि ये हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, जैसे कि ये एट्रियम है। ठीक। ये एट्रियम है। ठीक है। एट्रियम में यहाँ पर ऐसे नोड होता है, यहीं पर संकुचन स्टार्ट होता है, यानी कि कांटेक्ट होता है। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि सबसे पहले एट्रियल, ये हमने सिर्फ मसल्स को दर्शाया था यहाँ पे। यहाँ पे एक मिनट। हम्म, देखो एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कि सबसे पहले एट्रियम में क्या होगा, कांटेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा हम आगे देखें, फिर एट्रियल एट्रियम जैसे ही कांटेक्ट होगा तो उसमें वापस कुछ क्षण भर के लिए क्या होगा, वापस रीपोलराइजेशन होगा, यानी कि एट्रियल वापस क्या होगा, रीपोलराइजेशन, यानी कि रिलैक्शन या फिर एट्रियल रिलैक्शन होगा। तीसरा, क्योंकि ब्लड आएगा, ब्लड आया, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होगा तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि एट्रियल क्या होगा, कांटेक्ट, यानी कि सिस्टोल होगा। सबसे पहले यहाँ सिस्टोल होगा। ठीक है। फिर जैसे ही वेंट्रिकल में जाता है, और जैसे वेंट्रिकल में जाता है तो एट्रियल क्या होता है, फिर रिलैक्शन, यानी कि रिलैक्स होता है, जिसे अपन बोलते हैं डायस्टोल। ठीक। फिर वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन, जैसे इसमें ब्लड आए तो वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन होगा, यानी कि वेंट्रिकल में क्या होगा, फिर संकुचन होगा, यानी कि कांटेक्ट होगा, जिसे अपन बोलते हैं सिस्टोल। सोडियम की मात्रा यहाँ आई तो ये होगा कांटेक्ट। फिर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्शन। ठीक है। तो ये क्या होगा, वापस रिलैक्स होगा, यानी कि हार्ट में चार प्रोसेस देखने को मिलती है कि एक तो एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल डायस्टोल, और वेंट्रिकल सिस्टोल, और वेंट्रिकल डायस्टोल, ये चीज़ें देखने को मिलती है। यानी एक बार आलिंद संकुचित होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर नीले संकुचित होगा, फिर रिलैक्स होगा। इस प्रकार की प्रोसेस क्या होती है इसमें, यह हमें ईसीजी में चार प्रोसेस देखने को मिलती है हार्ट के अंदर। ठीक। ये हार्ट, अगर हम ईसीजी की बात करें तो ईसीजी हमें किस प्रकार से दर्शाती है, ये थोड़ा हम आगे देख लेंगे। फिलहाल ये हार्ट है, हार्ट पे एक जो लीड्स होती है ईसीजी की, वो लगी होती है, हार्ट से लगी होती है, और फिर राइट और लेफ्ट हैंड, इसके अलावा जो हमारा लेफ्ट एंकल होता है उससे जुड़ी होती है इसकी वायर, और ये वायर क्या कहलाती है, ये वायर जुड़ी होती है, जिसमें ये दर्शाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के माध्यम से। फिर ये वेवलेंथ के माध्यम से किस में दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। ठीक। अब हम आगे चीज़ देखें कि वेव्स ऑफ ईसीजी, यानी कि जो ईसीजी की जो वेव्स हैं, लीड्स हैं, वो किस प्रकार से काम करती है। कि हृदय की जो तीन घटनाएं होती है, हालांकि हृदय की चार घटनाएं होती है, ये हमने अच्छे से समझा कि एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। लेकिन हम यहाँ तीन ही घटनाएं क्यों देख रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि तीन ही क्यों है। ईसीजी में पी क्यू आर एस टी तरंगों के रूप में प्रदर्शित होती है। ये तीन घटनाएं जो होती है पी क्यू आर एस टी के रूप में, तरंगों के रूप में रिप्रेजेंट होती है ईसीजी वेव्स के रूप में।
हम सिर्फ यहाँ कार्डिक साइकिल की बात करेंगे। एक कार्डिक साइकिल में किस प्रकार से वेव्स रिप्रेजेंट करती है ईसीजी को। देखो, ये एक ईसीजी का डायग्राम है, किस प्रकार से ये वेवलेंथ आती है। देखो, सबसे पहले हम देखें, ये पी है, ये पी के माध्यम से, ठीक है, और ये क्यू, ये आर एस टी, ठीक। ये एक कार्डिक साइकिल है, फिर ये दूसरा कार्डिक साइकिल, इस प्रकार से कार्डिक साइकिल चलता है। देखो, अगर हम इस चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश करें, पी यानी कि ये डायग्राम इस प्रकार से है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि ये हर्ट है, हर्ट में क्या होगा, एट्रियम क्या होगा, कांटेक्ट होगा। तो एट्रियम यहाँ से ही कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सोडियम की मात्रा पहले आएगी, फिर धीरे से क्या होगा, एकदम से इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ आके क्या होगा, एट्रियल कांटेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर इसके बाद ये इस प्रकार की वेवलेंथ आती है, और ये वेवलेंथ क्यू, नीचे वाला क्यू कहलाता है, ऊपर आर, आर से यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और फिर क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। हालांकि हमने चार चीज़ें पढ़ी थी हार्ट में, कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, और एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। यानी कि चार चीज़ें पढ़ी थी हमने हार्ट में, कि पहले तो एट्रियल जो होता है डीपोलराइजेशन होगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा, फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और फिर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन होगा। अब सबसे पहले हम देखें कि जैसे ही पी यहाँ से स्टार्ट होती है वेवलेंथ, लेकिन यहाँ पर पूरी जब सोडियम की मात्रा नहीं आती, यहाँ आते एक पिक लेवल पर सोडियम की मात्रा पूरी होने पर क्या होता है कि एट्रियल कांटेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद क्यू, फिर आर, जो एक पिक लेवल पे जाने के बाद वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है, यहाँ पर एट्रियल कांटेक्ट, लेकिन एट्रियल रिलैक्स का दर्शाया नहीं गया है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ समझने की कोशिश करूँ कि कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एट्रियल रीपोलराइजेशन का यहाँ पर नहीं दर्शाया है, इसके पीछे एक रीजन है, वो आगे आपको दर्शाया जाएगा। फिर क्यों, क्यों यहाँ तक वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्यों से टी तक, ये होता है अपना। देखो, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और या फिर एक क्वेश्चन आया था कि वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन या फिर रिलैक्सेशन टी पर नहीं होता, टी के एंड के बाद यहाँ पर क्या होगा कि वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखी कि रिलैक्सेशन एट्रियल का नहीं दर्शाया गया, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये एट्रिया होता है और ये वेंट्रिकल होता है, कि जैसे ही इसमें ब्लड आता है तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या, ब्लड का प्रेशर होगा तो किस में जाएगा, वेंट्रिकल में, और जैसे ही वेंट्रिकल में जाता है, इस वेंट्रिकल में जाएगा। तो कोई इस चीज़ को यहाँ समझो, एट्रियम में ब्लड आया, कपाट खुले, यानी कि जो
ट्राइकैप्सिड जो कपाट वो ओपन हुए, तो ये क्या हुआ, उस समय क्या होता है, जैसे ही प्रेशर पड़ा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर इसमें जाएगा ब्लड, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसे ही इसमें आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये उस समय क्या होता है, रिलैक्स होता है। लेकिन इसका मास अधिक होने के कारण, इसकी मसल्स अधिक होने के कारण, इसका जो रिलैक्सेशन होता है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एट्रियल रिलैक्सेशन दिखाई नहीं देता है, या फिर हमें प्रदर्शित या रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। हालांकि वो रिलैक्स होता है, रिपोलराइजेशन होता है, लेकिन जो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे कहीं अधिक होने के कारण दोनों एक ही समय में होते हैं, तो इसकी वजह से ये ओवरलैप हो जाता है। तो जो एट्रियल का रिलैक्सेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से हम एट्रियल का रीपोलराइजेशन हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हार्ट की हमें इसमें तीन ही घटनाएं जो वेवलेंथ के माध्यम से रिप्रेजेंट होती है: एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और एक वेंट्रिकल रिलैक्शन। वेंट्रिकल रिलैक्शन टी के फिनिश होने के बाद, यानी कि हमने पढ़ा ही था पी क्यू आर एस टी, प्यूपल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आर पर आर पी पर हो गई। इसके अलावा क्यू आर एस, तीनों को एक ही वेवलेंथ से दर्शाया गया, यानी कि पी पर तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और क्यू आर एस जिसमें आर पे टिक जाने पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और टी पर क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्शन। लेकिन वेंट्रिकल रिलैक्शन जो टी पर होता है वो टी के फिनिश होने के बाद यहाँ पर होता है, न कि यहाँ पर। यहाँ तक तो क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। थोड़ा इन चीज़ों को यहाँ समझ लो कि जो पी तरंग होती है, पी वेवलेंथ होती है, वो रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि जो पी तरंग होती है वो किसको प्रेजेंट करेगी, कांटेक्ट करेगी किसको, आलिंद को, यानी कि एट्रियल सिस्टोल, आलिंद संकुचन। उसी प्रकार क्यू आर एस जो हमने देखा था कि तीनों एक ही वेवलेंथ जो कि उसको प्रदर्शित करती है, ये रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, यानी कि नीले सिस्टोल, और टी तरंग रिप्रेजेंट वेंट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि नीले डायस्टोल को प्रेजेंट करती है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर भी यह है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उनके जो कपाट, ऊपर वाले जो कपाट होते हैं, उनकी ध्वनि सुनाई देती है, जिसे अपन बोलते हैं लब। और वेंट्रिकल जो रिलैक्शन होता है वहाँ पर हमें ध्वनि सुनाई देगी, डब। ध्वनियों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, फिलहाल इतना ही।